नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम एज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज़ अमय और मैं लेने वाला हूं आप सभी की क्लास किसकी, पॉलिटी की। आज की थर्ड क्लास है। आई गेस पहली दो क्लासेस आपने देख ली होगी, आपको क्लियर हो गया होगा कि इन सेशंस के अंदर आखिर हम लोग करते क्या हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अराउंड 25 टू 30 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से, और वो पूरा का पूरा टॉपिक आपके लिए कवर करवा देते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, सिर्फ इतना ही होता है कि वो टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन बन के आता है तो आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग देखा जाए तो एक बार जो इंडियन पॉलिटी है उससे रिलेटेड कर रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन इसके भी आते हैं, आपके जितने भी एग्जाम है राजस्थान स्पेसिफिक एग्जाम, उसके अंदर आपको इंडियन पॉलिटी के भी क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। आगे चलते हुए हम लोग राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चंस भी करेंगे टॉपिक वाइज पीवाईक्यू के फॉर्म में। ये सारे वही क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं या इस तरीके के एग्जाम में आ चुके हैं। साथ ही साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम लोग ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हैं जो कि अब आरपीएससी के नए पैटर्न पे बेस्ड है। नए पैटर्न का मतलब यह है कि 2025 के एग्जाम्स को अगर आपने गौर से देखा हो तो धीमे धीमे आरपीएससी जो है वो अपने पैटर्न को थोड़ा सा डिफर कर रही है। अपना जो एक पुराना पैटर्न चला आ रहा था, पुराना ब्लूप्रिंट चला आ रहा था, उसको अब चेंज कर रही है। और टूवर्ड्स क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा टफ कह सकता हूं, या फिर टफ वर्ड भी ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा क्रिटिकल बनाया जा रहा है अब क्वेश्चंस को। हालांकि फैक्ट्स वही हैं, सारी सारी जानकारी वही है, बट उन क्वेश्चंस को ऐसे फॉर्म किया जा रहा है कि एक स्टूडेंट को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पर अगर अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं तो हमें कोई चिंता नहीं होगी कि कौन सा क्वेश्चन हम कैसे हल करें। ठीक है, आज का टॉपिक थोड़ा छोटा है। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। यहां हम लोग बात करेंगे 1909 से 1919 के बीच में कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। हालांकि टॉपिक बहुत छोटा है, कुछ क्वेश्चंस आपके रीकैप भी करवाएंगे। लास्ट सेशन के अंदर जो हमने क्वेश्चन किए उसी से मिले जुले क्वेश्चन होंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज का टॉपिक छोटा है। समय देने के लिए धन्यवाद। शुरू करते हैं और क्लास पूरी देख के ही जाना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय विच अदर नेम इज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 नोन। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, कैबिनेट मिशन प्लान, या फिर नन ऑफ दी अबव। 1909 वाला जो काउंसिल एक्ट था उसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से जाना जाता है। थोड़ी सी बात इसकी हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर की थी, इसलिए ज्यादा समय यहां पे हम लोग नहीं देंगे, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, which act introduced the system of separate electorate for Muslims for the first time। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट कौन से एक्ट के बाद में आया था। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं था, इसके अंदर हिंदूज के लिए अलग से था, मुस्लिम्स, इंडियन क्रिश्चियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियंस, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया हुआ था। पर आपसे अगर कोई पूछ ले तो पारसी कम्युनिटी के लिए भी कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था, कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था। ये याद रखेंगे। अक्सर क्या कहते हैं, जो एक्सेप्शंस होते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी तक ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा लेके आया था 1909 का एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। Who was the first Indian to join the Viceroy's Executive Council as per the 1909 Act। 1909 के अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय हमारे कौन से थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऐसा वाला, तो इसलिए इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंसेस। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। किसने शुरुआत की थी भाई, ये शुरुआत की थी 1919 के एक्ट ने। डायरकी क्या होता है भाई, दो लेवल पे गवर्नमेंट्स हो जाती है तो उसे डायरकी यहां पे कह दिया जाता है। तो डायरकी मतलब द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी शुरुआत 1919 के एक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज बेस्ड ऑन विच रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट के ऊपर भारत शासन अधिनियम 1919 किस रिपोर्ट पर आधारित है? नेहरू रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, साइमन कमीशन या फिर क्रेप्स मिशन? ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बेसिस पर। ठीक है, इसके अंदर पहला नाम किसका आता है? लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो कि लंदन के अंदर बैठते थे। याद रखेंगे, ये ब्रिटिश कैबिनेट का भी पार्ट हुआ करते थे, बहुत बड़े आदमी हुआ करते थे, ब्रिटिश कैबिनेट का पार्ट हुआ करते थे। इनका नाम पहले आता था क्योंकि ये सर्वे सर्वा थे। दूसरे नंबर पे जो नाम आता है वो उस टाइम के वाइसरॉय ऑफ इंडिया हुआ करते थे। ठीक है, तो यहां से भी हमें क्लियर हो गया कि पहला नाम किसका? मॉन्टेग्यू का। दूसरा नाम चेम्सफोर्ड का, तो चेम्सफोर्ड वाइसरॉय और मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। ठीक है, विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? किस अधिनियम ने पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया? एक्ट ऑफ 1909, 1919, 1935 या फिर 1947? किसने किया था भाई? 1919 वाले एक्ट में। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, गांधी जी भी इसी बीच में आए थे 1914-15 के अराउंड। तो इस टाइम आप देख रहे होंगे ना कि 1909 1919 की जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इस पूरे डिकेड के अंदर, इनफैक्ट इसके बाद में भी, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी, और प्लस क्लस्टर्स के अंदर इंडिया के अंदर स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। फ्रीडम फाइटर्स क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेजी हुकूमत से, जो ब्रिटिश राज था, उससे हम लोग खुश नहीं थे। तो कहीं ना कहीं से ब्रिटिशर्स जो थे वो थोड़ा थोड़ा इंडिया को अपने फेवर में लेना चाहते थे। प्लस एक और चीज है, इस बीच में क्या वर्ल्ड वॉर 1 भी आया था? हाँ जी, वर्ल्ड वॉर 1 भी आया था। और फिर उसके बाद में थोड़ा सपोर्ट जो है ना, वो ब्रिटिशर्स को ज्यादा चाहिए था। उनको अब पैसा कमाना बड़ी बात नहीं थी, पैसा वो बहुत कमा चुके थे पिछले 200-300 सालों के अंदर। वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह से पैसा कमा चुके थे। अब क्या कहते हैं, जो लड़ाई थी वो सपोर्ट की थी। अब वो सैनिक कौन बनेगा? अगर युद्ध में जाना है तो सैनिक कौन बनेगा? अगर मतलब फुट सोल्जर चाहिए ना सबको, तो इंडिया में फुट सोल्जर्स भी हुआ करते थे। तो ये चीज क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा हमारे हिसाब से करने लगे थे। तो 1919 का जो एक्ट है ना, मोटा मोटी आप मानेंगे कि इंडिया के अंदर आज के टाइम में जो सिस्टम चल रहा है ना, उसकी झलक दिखने लग गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड कर्जन? किसे माना जाता है? यह माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 याद है आपको, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कह सकते हैं आप उसे। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अंदर हमने कम्युनल इलेक्टोरेट का नाम सुना था, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1921 एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक्ट? नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1921 में किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप की गई थी? एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1892 या फिर रॉयल प्रोक्लेमेशन? किसके बाद की गई थी? 1919 के बाद में, 1919 के बाद में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, उसके बाद में इसकी स्थापना की गई थी। नरेंद्र मंडल नाम याद रखेंगे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस उनके लिए जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए खासकर, ठीक है। हालांकि ये कई बार प्रॉपर नाउन की तरह नरेंद्र मंडल भी लिखा हुआ आ सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, तो दोनों मैंने आपके सामने रख दिया है। एग्जाम के अंदर कभी भी कुछ भी आए, आप यहां पे सही आंसर मार्क करके आएंगे। 9th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, विच एक्ट गेव वुमेन द राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? किस अधिनियम ने भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? 1909 वाला एक्ट, 1919 वाला एक्ट, 1935 वाला या फिर 1892 वाला? किसने दिया था भाई? ये दिया था पहली बार 1919 वाले एक्ट ने, कि विमेन भी अब यहां पे कर सकती हैं
वोट। ठीक है, चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूं, ये एक स्टार बना दिया मैंने, ये इंपॉर्टेंट यहां पे हो गया। नेक्स्ट देखिए, अंडर द एक्ट ऑफ 1919 द प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू, प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो प्रांतीय विषय थे उनको किसके अंदर विभाजित किया गया था? सेंट्रल एंड स्टेट, केंद्रीय और राज्य, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, फेडरल एंड प्रोविंशियल, या फिर सिविल एंड क्रिमिनल। केंद्रीय और राज्य, आरक्षित, हस्तांतरित, संघीय, प्रांतीय, या फिर दीवानी और फौजदारी। तो उस टाइम आप देखेंगे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हुआ करते थे और रिजर्व सब्जेक्ट अभी भी सेंट्रल काउंसिल के पास में होते थे, जैसे पुलिस हुआ या फिर आर्मी हुआ या फिर फॉरेन अफेयर्स हुआ, ये सारी चीजें। बाकी शिक्षा की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो वो सारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हुआ करते थे। कुल मिला के जो वेलफेयर वाले सब्जेक्ट थे, जो वेलफेयर वाले सब्जेक्ट थे, वो ट्रांसफर्ड के अंदर आते थे। और जो पावर ओरिएंटेड सब्जेक्ट थे, जो पावर ओरिएंटेड सब्जेक्ट थे, जैसे पुलिस वगैरह हो गया, पावर ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स थे, ये सेंटर के पास में हुआ करते थे। किसके पास में होते थे? सेंटर के पास में हुआ करते थे। ये प्रोविंसेस के पास में हुआ करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल, टू हाउसेस जहां पे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम, भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया। कब द्विसदनीय बनाया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। तो ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाई कैमरल और डायरकी में फर्क होता है। डायरकी में दो स्तर होते हैं, बाई कैमरल के अंदर जैसे आज के टाइम में राज्यसभा और लोकसभा है, वैसे ही बाई कैमरल का मतलब हो जाता है कि एक ही सदन के एक ही संसद के अंदर दो सदन बना देना। ठीक है, चलिए, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चलिए, 12th question, the office of high commissioner for India in London was created by which act? लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1935, या फिर एक्ट ऑफ 1858? किसके द्वारा किया गया था? एक्ट ऑफ 1919। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हाई कमिश्नर के ऊपर मैं स्टार बना रहा हूं। भारत के लिए उच्चायुक्त, अभी भी ना भारत के लिए उच्चायुक्त हालांकि बनाया गया था 1919 के अंदर, तो हुआ क्या था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे ना, उनके साथ में एक आदमी और बिठा दिया। पावर अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास में ही है, बट एक आदमी और बिठा दिया गया जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशन को अच्छा करता है। क्यों रिलेशन को अच्छा करना था? मैंने आपको पहले भी बताया, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, बहुत जोर शोर से चल रहा था। ये जो टाइम है, इस टाइम में गांधी जी भी आए थे। गांधी जी को मतलब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि अब आप संभालो। नेहरू जी भी एक्टिव हो रहे थे उस टाइम में। बहुत सारे लोग जो है, नरम दल, गरम दल, ये सब चीजें अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे जब, तो आपको क्लियर होगी। उस टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी कि हम इंडिया के साथ में डिप्लोमेटिकली भी अच्छी चीजें बना के रखें। आगे जाके आपको गोलमेज कॉन्फ्रेंस वगैरह सारी चीजें देखने को मिलेगी। 1935 के एक्ट तक जब हम लोग पहुंचेंगे, तब तक हमारे पास में काफी अधिकार आ चुके थे। कांग्रेस ऐसे ऐसे सेशंस कर रहा था, अधिवेशन कर रहा था, जिसके अंदर थोड़ा सा मतलब आई एम नॉट रॉन्ग टू से, बट अंग्रेजों को थोड़ा सा डर सा लग रहा था कि यार ये, और क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक बयार भी चल गई थी कि सब लोग अपने अपने जो भी इंपीरियल्स हैं, जितने भी क्या कहते हैं शासन करने वाले देश हैं, उनसे क्या कहते हैं थोड़े खफा हो रहे थे और आजाद होना चाह रहे थे। फ्यूचर में जाके आजाद होंगे, अभी बात करते हैं 1919 की। चलिए, Which act separated the provincial budget from the central budget for the first time? किस अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया था? एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1861 एंड एक्ट ऑफ 1935। किसने किया था भाई? ये यहां पे किया था 1919 ने। एक और चीज इसने की थी क्या? प्रोविंशियल बजट को अलग कर दिया था सेंट्रल बजट से। किससे? सेंट्रल बजट से। ये भी याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जा रहा है। जहां जहां स्टार बनाओ ना, वो थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट
हो जाएगा। जहां जहां मैं स्टार बनाऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं तो कॉपी के अंदर नोट डाउन भी करें, अगर कॉपी नहीं लेके बैठे हैं तो एक बार 2x पे दूसरी बार भी सुनना है। एक बार सुनने से हम लोग सब लोग स्वामी विवेकानंद तो है नहीं कि एक बार ही सुनेंगे और हमारा सारा काम हो जाएगा, मुझे सब कंठस्थ हो जाएगा, मैं सब रट लूंगा, मुझे याद हो जाएगा। जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी बार काम आसान हो जाएगा। ये तो वैसे भी एक छोटा लेक्चर होने वाला है, इसे तो 2 बार देखने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी सारे लेक्चर भी भले ही 2x पे देखें भी नहीं, एक बार कान में ईयरफोन लगा के सुन ले और वॉक कर लें तो सेहत भी बन जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहली बार अच्छे से जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ 1909, 1909 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इट रिटेन्ड द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसने केंद्रीय विधान परिषद में सरकार की बहुमत को बरकरार रखा। इट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव अ नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, इसने प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दी। इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है। पहला वाला क्या कह रहा है कि देखिए, भले ही भारतीयों को खुश करना था बट ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी किसके पास में थी? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में थी, हमारे प्रोविंसेस के पास में नहीं थी। जहां राजा वगैरह बैठते थे ना, उनके पास भी अभी भी मेजॉरिटी नहीं थी, मेजॉरिटी अभी भी अंग्रेजों के हाथ में ही थी। 1919 की बात है, आगे जाके तो स्वराज देने तक को तैयार हो जाएंगे, बने रहिए साथ में। सेकंड, इट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो राज्य की या फिर जो राजाओं वाली काउंसिल थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, हैव अ नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी सेंटर के पास में थी बट नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रख सकते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए यहां पे हमारे राजाओं को खुश करना चालू कर दिया है अंग्रेजों ने, ताकि सपोर्ट मिल सके अंग्रेजों को। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों सही, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज वॉज नॉट ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट अंडर द एक्ट ऑफ 1919, 1919 के एक्ट के अंदर किसे सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया था? सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को या फिर पारसीज को? ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सिख हुए, इंडियन क्रिश्चियन हुए या फिर हिंदूज ऑब्वियसली एंड मुस्लिम्स ऑब्वियसली, क्योंकि ये दो मेजर मतलब हिंदू जो है वो फर्स्ट मेजॉरिटी एंड मुस्लिम सेकंड मेजॉरिटी था या फिर माइनॉरिटी कह लीजिए, तो उस हिसाब से उनको तो था। पारसीज को अभी भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया था। ठीक है, चलिए भाई। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई? 1892 के एक्ट के द्वारा, 1909 के एक्ट के द्वारा, 1919 या 1947 के एक्ट के द्वारा की गई थी? तो अभी जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं उस हिसाब से अब रैंडम बीच में आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको नहीं याद आएगा, बट चूंकि टॉपिक ही हम लोग 1909 से 1919 तक का कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हो गए थे। डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान शुरू हो गया था, पर याद रहे ऐसा नहीं कि सबको दिया गया। यहां पे भी काफी सारे पेज थे, प्रॉपर्टी, इनकम, एजुकेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें अभी भी यहां पे आ गई थी। याद रखेंगे डायरेक्ट इलेक्शन के साथ साथ विमेन को भी वोटिंग राइट दिया गया था। विमेन को वोटिंग राइट दिया गया था पहली बार। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट वॉज अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट अंडर द डायरकी सिस्टम ऑफ 1919? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट मतलब जो प्रोविंसेस के पास में हुआ करते थे, जो प्रोविंसेस के पास में हुआ करते थे। आपको हिंट मैंने पहले ही दे दिया है कि जो प्रोविंसेस के पास में सब्जेक्ट हुआ करते थे वो कैसे सब्जेक्ट थे? वो थे वेलफेयर वाले सब्जेक्ट। पावर वाले सब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे, वेलफेयर वाले सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो इसमें से कौन सा वेलफेयर वाला है? पुलिस, भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन या फिर जस्टिस मतलब न्याय। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, कौन सा था ABCD में से? तो यहां पे था हमारा स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि ये वेलफेयर वाला था। छोटे लेवल पे कोर्ट वाला नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, हाँ भाई ठीक है, आप कोई जनपद बिठा रहा है, कोई उप जनपद बिठा रहा है, ब्लॉक्स बनाए गए, तो अपने अपने हिसाब से तहसील वगैरह बनाई गई। तो ये सारी चीजें
अपने हिसाब से आप कर सकते थे। बाकी पुलिस, लैंड रेवेन्यू और जस्टिस ये अभी भी सेंटर के पास में था, वो रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर आता था। नेक्स्ट देखिए, यहां पे हमें मैच करना है लिस्ट को, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एंड कम्युनल इलेक्टोरेट। देखिए भाई, ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया था 1858 के अंदर, कम्युनल इलेक्टोरेट थे 1909 के अंदर, और इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी हुआ था 1919 के अंदर। तो यहां पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहां आ रहा है, 2 पे, तो इसके आगे 2 लिख दिया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहां आ रहा है, 3 पे, तो यहां 3 लिख दिया। बचा कौन, 1, तो 231 कहां लिखा हुआ है, 231 ए में ही लिखा हुआ है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चूंकि आप अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, पर अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अंडर द 1919 एक्ट, अगला क्वेश्चन, अंडर द 1919 एक्ट फ्रॉम वेयर वॉज द सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया टू बी पेड। 1919 के एक्ट के अनुसार जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, बाबू साहेब जो लंदन में बैठा करते थे, उनकी सैलरी अब कहां से आने लगी। 1919 के अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव को वेतन कहां से दिया जाना था, इंडियन रेवेन्यू से, ब्रिटिश एक्सचेकर से, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, या फिर प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन बाय प्रोविंसेस, प्रांतों द्वारा। किससे होने लगा था भाई, अब ब्रिटिश राजकोष से होने लगा। हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस सर पे चढ़ गई ब्रिटिशर्स के, बोल रही थी कि बाबू साहब बैठते लंदन के अंदर हैं। कहां बैठते हैं सेक्रेटरी साहब, लंदन में। पार्ट किसका है, ब्रिटिश कैबिनेट का। तो हम जो कमा रहे हैं उससे क्यों होगा, हम जो कमा रहे हैं उससे क्यों होगा, तो ब्रिटिश एक्सचेकर से यह काम चालू हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज द गोल डिक्लेयर्ड इन विच अनाउंसमेंट। उत्तरदायी सरकार किस घोषणा में घोषित लक्ष्य था, क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 में, अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में, मिंटोज डिक्लेरेशन 1908 में, या इरविन डिक्लेरेशन 1929 के अंदर। किस में था भाई, अगस्त डिक्लेरेशन 1917 के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ये आया था। इसी के बाद में बन गया था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। लखनऊ पैक्ट, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन या फिर जिसे अगस्त डिक्लेरेशन भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इनैक्टमेंट। करिए भाई, कैसे करेंगे, यहां पे हो जाएगा आपका, सबसे पहले आया लखनऊ पैक्ट, दूसरे नंबर पे 1917 के अंदर आ गया अगस्त डिक्लेरेशन, और 1919 के अंदर आ गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो 1 2 3 ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है, कहां है, ए में दिया हुआ है। क्लियर हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। हालांकि ये हिस्ट्री से भी थोड़ा मिलता जुलता है, अगर हिस्ट्री वाले सेगमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, Which of the following is not a feature of the Government of India Act 1919? इनमें से कौन सा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का फीचर नहीं है। बाई कैमरल एट द सेंटर, बात सही है। केंद्र में द्विशासन व्यवस्था, एकदम करेक्ट। दूसरा, डायरेक्ट इलेक्शन, हमने बात की थी, डायरेक्ट इलेक्शन 1919 से चालू हो गया था। तीसरा, केंद्र में द्वैध शासन, द्वैध नहीं था, द्विसदनीय शासन था, यह गलत हो गया यहां पे। केंद्र में द्वैध शासन नहीं था, द्विसदनीय शासन था। द्वैध शासन कब था, जब सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में हो। तो प्रोविंसेस को आप स्टेट, आज के टाइम की स्टेट मान के चलिए। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो हुआ था, ये एक इंपॉर्टेंट चीज भी आपको याद करनी है। चलिए, तो इसमें सी आपका आंसर होगा, जो गलत है वही आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा गया है नॉट, तो हमें गलत को ही चुनना है, ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन द 1909 एक्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 टू 1909 के एक्ट के अंदर मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? कितनी कर दी गई थी भैया? लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने किया था 16 से बढ़ा के 60, एन हटा दिया था पीछे से, ठीक है? तो 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड है। द असर्शन कह रहा है द एक्ट ऑफ 1909 लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म इन इंडिया। क्या 1909 के एक्ट ने लीगलाइज कर दिया था कम्युनलिज्म इंडिया के अंदर? बात तो सही है। रीजन, इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट वेदर मुस्लिम्स कुड ओनली वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स। बात एकदम सही है, दोनों बात अपनी अपनी जगह सही है। बिकॉज लगा के देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कारण भी यही है। तो जब ए और आर दोनों सही और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हमारा आंसर हो जाता है ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटा टॉपिक है, कम ही क्वेश्चन यहां पे लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिगार्डिंग द 1919 एक्ट द स्टैट्यूटरी कमीशन साइमन कमीशन वाज टू बी अपॉइंटेड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स? 1919 का जब एक्ट आया तो उसी टाइम बात हो गई थी कि इस एक्ट को एनालाइज करने के लिए कुछ सालों बाद में वापस से हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, कमीशन बिठाएंगे, स्टैट्यूटरी कमीशन बिठाएंगे, जो कि साइमन कमीशन था। ये आया होना था 10 साल बाद में। कब होना था? 10 साल बाद में होना था, पर हो गया कब? 1927 में ही। कब हो गया? 1927 के अंदर ही हो गया था, इसलिए हुआ था ये 8 साल बाद में, 2 साल पहले ही हो गया था। तो सही आंसर है आपका 10 इयर्स, पर असल में हुआ था 8 साल बाद में। चलिए भाई, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपने इसको देख लिया होगा। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए इस क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, स्प्रेड द वर्ड्स, और मेरा इंतजार करिए अगली क्लास के अंदर। क्लासेस लगातार आपके लिए आ रही हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।